इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। ये दिमागी नक्सल कौन होते हैं? कैसे आप परिभाषित करेंगे कि कौन दिमागी है और कौन नक्सल है? अर्बन नक्सल की परिभाषा की राजनीतिक प्रयोग के बाद अब प्रधानमंत्री की तरफ से एक नई परिभाषा आई, एक नई टर्मिनोलॉजी आई है जिसका नाम उन्होंने रखा है दिमागी नक्सल। परिभाषित उसको वो इस तरीके से करते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ के अलग अलग और भागों के लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि माओवाद को जो जंगलों में फैला था उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन जो दिमाग में नक्सलवाद फैला हुआ है अब उसको भी चिन्हित करना बहुत जरूरी है। ये वो लोग हैं जो कि सत्ता में घुस जाते हैं और केंद्र में नीति निर्धारित करने का प्रयास करते हैं, इससे पहले कर भी चुके हैं। अब जब इस तरीके की परिभाषा दी जाती है तो क्या ये डॉग विस्लिंग की श्रेणी में नहीं आती? आपने एक ढीली ढाली सी एक परिभाषा दे दी, अब आपके अनुयायी और चाहने वाले उसको अपने हिसाब से अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने अपने लोगों के हिसाब से स्वाद अनुसार नमक अनुसार किसी को भी दिमागी नक्सल घोषित कर सकते हैं। अब आपने क्योंकि चिन्हित करने के लिए कह दिया है तो वो और करेंगे और सक्रिय हो जाएंगे। और क्या कोई भी आवाज जो सरकार की नीति के विरुद्ध उठेगी अब बहुत आसान हो जाएगा उसको दिमागी नक्सल बोल देना। दिक्कत लोगों के नक्सली होने से है या पहले शब्द से है, दिमागी होने से? आइए इसी को समझने का प्रयास करते हैं कि दिमागी नक्सल के पीछे की वजह और उसका परिणाम क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सुने कि प्रधानमंत्री ने रेड फोर्ट से जब स्वाधीनता दिवस की वो स्पीच देते हैं तो स्पीच देते वक्त उन्होंने क्या कहा। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोद रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। अब ये स्पीच आपने सुन ली, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि फॉर इयर्स इंडिविजुअल्स विद माओइस्ट आइडियोलॉजी हैड मेड देयर प्लेस इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर इन द कंट्री, यानी कि सत्ता के गलियारे तक पहुंच गए थे ये लोग, इवन एज एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट कमिटीज, यानी कि ये वो लोग थे जो कि सरकार को सलाह भी देने लगे थे। माओइस्ट आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी, यानी कि सरकार जो रणनीति बनाती थी उसमें भी माओवाद की जो विचारधारा थी वो बहुत हावी रहती थी। फिर वो कहते थे उन्होंने कहा वी हैव सक्सीडेड इन एलिमिनेटिंग आर्म्ड नक्सल्स फ्रॉम फॉरेस्ट एंड लिबरेटिंग द कंट्री फ्रॉम दैट मेनेस। हमने जंगलों से तो नक्सलवाद को बहुत हद तक मुक्त कर दिया है, लेकिन while the armed नक्सल्स आर गॉन, दिमागी नक्सल्स रिमेन। दिमागी नक्सल जो हैं वो अभी भी हैं, इनको आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से बयान दिया गया। They are resorting to various tactics to drag society onto the wrong path. समाज को गलत राह पर ले जाने का काम ये दिमागी नक्सल कर रहे हैं। अब देखिए कितनी लूज है परिभाषा, और इसी से जुड़े हुए 4 बड़े पॉइंट्स हैं जो मैं यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इसको कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में डॉग विस्लिंग। डॉग विस्लिंग क्या होती है? डॉग विस्लिंग का मतलब यह हुआ कि आपने एक चीज बोली और आपके प्रशंसक और अनुयायी बिल्कुल उसी राह में चल गए और भेड़ चाल में जो आपने बोला, जैसे बोला, बिना आपसे सवाल किए, बिना उसके बारे में सोचे उन्होंने वो लागू कर दिया। तो जब इस तरीके की डॉग विस्लिंग होगी, क्योंकि परिभाषा बहुत लूज है, शहर में या फिर जंगलों में से तो गए, लेकिन हम लोगों के बीच में कुछ दिमागी नक्सल है, दिमागी और नक्सल। अब क्या होगा कि कोई भी चीज जो आपके विरुद्ध आपके अनुयायियों को दिख रही है या आपके सपोर्टर्स को दिख रही है, तो वो बात हल्की सी भी अगर कोई डिफरेंस हो तो तुरंत ये परिभाषा लगाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि परिभाषा बहुत लूजली डिफाइंड है। आपको कैसे पता चला कि कौन अर्बन, अब इससे पहले एक टर्म था अर्बन नक्सल, है ना, लेकिन अब उस परिभाषा को बदल दिया गया है। लेकिन परिभाषा इतनी वेग रखी गई है कि अब समझ में ही नहीं आ रहा कि मतलब आप किसको। तो ऐसा तो नहीं होगा कि लोग विछंड शुरू कर देंगे, विजिलेंटिज्म शुरू कर देंगे, किसी को भी रोक करके अपने विचार बता, नहीं तू तो दिमागी नक्सल है।
तुम जो ये बात बोल रहे हो ये तो दिमागी नक्सल है। लोग अपने आप में मतलब सब करमचंद जासूस बन जाएंगे, ब्योमकेश बख्शी बन जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुपों को छान छान करके वो बताने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम हो दिमागी नक्सल। कौन, कैसे, किसके पास अथॉरिटी है दिमागी नक्सल किसी को घोषित करने की? तो ये एक सबसे बड़ी बात। पीपल आर बीइंग टोल्ड टू इमेजिन एनिमीज एंड आइडेंटिफाई देम। देखिए, अभी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें सरकार ने पहले उनको बहुत बदनाम करने की कोशिश की, बाद में उनकी मांगे मान ली। अब ये जो परिभाषा दी है प्रधानमंत्री ने, क्या कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट या और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या उसको दिमागी नक्सल की कैटेगरी में? क्योंकि आप जानते हैं कि ये लूज परिभाषाएं हमने कई बार होते देखी। देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ये चाहते ही नहीं है कि देश प्रगति करे, और फिर बाद में उनकी बात मान लेते हैं, उनके साथ बैठ करके आप बात करते हैं। आप उनको अर्बन नक्सल भी बोलेंगे, दिमागी नक्सल भी बोलेंगे, उनको और भी दहशतगर्द बोलेंगे, और फिर उसके बाद सीजेपी का याद कीजिए, दहशतगर्द बोला था जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, और उसके बाद फिर सरकार के ही 2 मंत्री इन सो कॉल्ड दहशतगर्द के साथ बैठ करके मिल भी रहे थे, उनकी बातें भी मांगी, और उसके बाद सरकार ने भी बात मान ली। तो आप किसी को भी उठा करके ये बोल सकते हैं। और एक बेसिक चीज है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई बोले तो उसको देश के खिलाफ बोल करके आप, अब एक नई परिभाषा, एक नई डेफिनेशन आ गई जिसका नाम है दिमागी नक्सल। दूसरी बात, बिकॉज दिस वेग डेफिनेशन एग्जिस्ट, विल इट लीड टू अदरिंग? हम लोग जानते हैं कि इससे पहले 2 ऐसी परिभाषाएं दी गई, लव जिहाद और अर्बन नक्सल। ये एक्सपेरिमेंट किए गए राजनीतिक रूप से, जमीन पर, टेलीविजन चैनल पर इसके बारे में खूब बात की, लेकिन जब सरकार से संसद में पूछा गया इनके बारे में तो सरकार ने बोला कि ऐसे कोई मामले सामने नहीं है, ये परिभाषा हम जानते ही नहीं है। जाहिर सी बात है, ये पॉलिटिकल डेफिनेशन है, ये पॉलिसी डेफिनेशन नहीं है। किसी सरकारी दस्तावेज में आप ये चीज लिखी हुई नहीं देखेंगे, ये लोगों के कंजम्पशन के लिए कि तुम अपने हिसाब से अपनी कल्पना करो। एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। थर्ड, if attempt is to isolate those who attempt to break the country and divide people। क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री का यह कहना है कि जो लोग, मेरे पीछे बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं भी जंगलों में ही हूं, तो लुत्फ उठाइए इस आवाज का, मैं अपनी आवाज और ऊपर कर दूंगा। तो अगर प्रधानमंत्री का यह कहना है कि मकसद यह है कि आप उन लोगों को चिन्हित करें जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, तो फिर मेरा यह कहना है कि ये दिमागी नक्सल तक ही सीमित क्यों रहे? ये तो दिमागी और बददिमागी जो लोग घृणा फैला रहे हैं देश में, नफरत फैला रहे हैं देश में, उन तक भी जाना चाहिए। जो लोग टीवी स्टूडियो में घुस गए हैं, जो लोग यूनिवर्सिटीज में घुस गए हैं, जो लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में घुसे हुए हैं, जो हिंदू और मुसलमान करते हैं, जो खुलेआम किसी को भी अगर सरकार के विरुद्ध कोई बोल दे या कोई पॉलिसी पर सवाल उठाए तो उसको देश विरोधी बोल देते हैं। ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, क्या ये दिमागी नफरती या दिमागी नक्सल वाली श्रेणी में नहीं आते? एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ आप अगर आवाज उठाना चाह रहे हैं तो क्या ये भी एक्सट्रीमिज्म की परिभाषा नहीं होनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अब सोचिए, इस देश के एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इस तरीके से अंकल और आंटी मिल जाएंगे, तो फिर लीजिए उनको भी बुलाइए दिमागी नक्सल या बद दिमाग नक्सल या फिर बद दिमाग नफरती, कोई भी नाम रख दीजिए, क्योंकि अगर मकसद वो है तो मकसद फिर पूरा होना चाहिए। और चौथी और सबसे बड़ी बात, इज दिस एन अटेम्प्ट टू बैजर गवर्नमेंट एजेंडा एंड क्रश एनी अपोजिंग व्यू टू इट? यानी कि कल को कोई भी आवाज अगर उठेगी, सरकारी नीति के खिलाफ उठेगी, तो आप तुरंत पलट करके कह देते हैं ये तो देश की प्रगति नहीं चाहते। सरकार की आलोचना को देश की आलोचना की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास तो नहीं है दिमागी नक्सल की परिभाषा। तो ये 4 चीजें हैं। लेकिन जाते जाते आपको एक चीज जरूर बता दूं, यहां हमको दिमागी नक्सल की परिभाषा और नक्सलवाद की समस्या, इन दोनों चीजों को अलग करके देखना होगा। और यहां पर मैं सरकार की और सरकारी नीति की तारीफ करना चाहता हूं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो इस देश को खोखला बना रहा था, उसको किस तरीके से इस सरकार ने नस्त नाबूद किया है। कुछ आंकड़े आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। रेड कॉरिडोर जो कि 2014 में देश के 126 जिलों में था, वो घट करके अब 2026 में सिर्फ 2 जिलों तक सीमित रह चुका है। यानी कि पूरी तरीके से आप देखिए उसको निपटा दिया है, खत्म कर दिया है, और वो इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ है, जिसकी मैं तारीफ करना चाहता हूं। इसके अलावा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म
की जो पॉलिसी है उसमें आप देखिए कि पहले 2010 में 1005 डेथ हुई थी, 2025 में इसके चलते 100 लोग मरे हैं, यानी कि इन आंकड़ों में भी एक गिरावट देखने को मिली है। अब ये किया कैसे है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एलिमिनेटिंग पॉलिसी, ट्रेस, टारगेट और न्यूट्रलाइज की पॉलिसी है, सरेंडर और रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी है, उसमें मुआवजे की पॉलिसी है। इसके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि निर्माण स्कीम, एकलव्य स्कूल का विस्तार, मोबाइल कनेक्टिविटी 45,000 गांव तक पहुंचाई गई है, 9600 टावर लगाए गए हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, बैंक पहुंचे हैं गांव गांव तक, रोड नेटवर्क 12,250 किलोमीटर सड़क बनी है, जिसको पहले लाल कॉरिडोर या रेड कॉरिडोर कहा जाता था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज कहा जाता था। इसके अलावा ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी बने हैं, और ये फहरिस्त बहुत लंबी है। सरेंडर पॉलिसी बहुत ही विस्तार से है, जिसको बहुत सफल माना गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने सरेंडर किया है। मोटी मोटी बात यह है कि जो सही है उसको सही बोला जाए, जो गलत है उसको गलत बोला जाए। इस देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि माओवाद का आतंक जिस तरीके से 126 जिलों में था, उसको एकदम सिमट के और तोड़ देने का काम इस सरकार ने किया है। काबिले तारीफ काम है। उसकी सिर्फ जिसे कहते हैं ना, डंडे के जोर पर नहीं हुआ है, एक प्रॉपर रणनीति मैंने आपको बता दी, और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और भी तमाम चीजें हैं, आप इंटरनेट पर जाकर के देख सकते हैं। लेकिन साथ साथ अगर आप राजनीतिक रूप से ये डॉग विस्लिंग शुरू कर देंगे कि कल को कोई भी इंसान अगर आपके खिलाफ कुछ बोलेगा और आप उसको बोल देंगे कि तुम तो दिमागी नक्सल हो, लूज सी एक डेफिनेशन दे करके बोलेंगे तुम तो दिमागी नक्सल हो, तो ये डिससर्विस है देश के साथ। आपको अंदाजा ही नहीं है कि बहुत सारे लोग किस तरीके से आपके बोले हुए पर, प्रधानमंत्री जी, और वो भी रेड फोर्ट से प्रभावित हो सकते हैं। कल को किसी सिरफिरे ने अपने ऊपर यह जिम्मा ले लिया कि मैं आइडेंटिफाई करूंगा, उसको कोई पसंद नहीं आ रहा है या कोई कुछ बोल रहा है, अपने हक की आवाज उठा रहा है, और अगर वो कानून अपने हाथ में ले करके बोलता है कि ये तो दिमागी नक्सली है, तो इस वजह से इसके खिलाफ एक्शन ले लिया जाए, और वो एक्शन ले भी ले, तो जिम्मेदारी आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। लेकिन आपके बोले हुए का परिणाम देखिए किस तरीके से हो सकता है। तो इस चीज के लिए आप अलर्ट हैं या नहीं, प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ी बात ये। और जाते जाते एक बात और देखिए, इंटेलिजेंस से जिस समाज को दिक्कत होने लगे वो समाज अनइंटेलिजेंट हो जाता है। दिमागी नक्सल, दिमागी से तकलीफ है या नक्सलवाद से तकलीफ है? नक्सलवाद से तकलीफ है तो आपने एक्शन ले लिया, उसकी तारीफ है। लेकिन दिमागी शब्द पर जोर देना, अर्बन के बाद आपने दिमागी बोल दिया। अर्बन इसलिए नहीं बोला अब क्योंकि अर्बन से ऐसे लगेगा कि बस शहर शहर तक सीमित। दिमागी बोल करके अब ये लोग जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट साउंडिंग हैं, वो लोग कहीं भी हो सकते हैं, गांव में भी हो सकते हैं, कस्बे में भी, शहर में भी, कहीं भी हो सकते हैं। तो आपने उस परिभाषा को वाइड कर दिया, गांव देहात तक आपने ये पहुंचा दिया कि भाई अब जो हमारी बात नहीं मान रहा है उसको इस परिभाषा से भी तुम परिभाषित कर सकते हो। इसी को डॉग विस्लिंग कहा जाता है। तो दिक्कत नक्सलवाद से है या दिक्कत दिमागी होने से? यह एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि दिमाग बंद करके अगर कोई सरकारी नीति की बड़ाई करता रहे, अंधी बड़ाई करता रहे, तो वो ठीक है, तो वो देश हित में है। लेकिन अगर वो 4 सवाल पूछ दे तो वो दिमागी नक्सल है। तो दिमागी शब्द पर इतना जोर देने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस अपराध नहीं होता। इनफैक्ट एक सभ्य समाज को उसमें बुद्धिमत्ता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। और ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री से और जितने और मंत्रालय हैं उन लोगों को भी इसको समझना चाहिए। इस देश में जितने दिमागी लोग हों उतने बेहतर, जितने जाहिल कम हो जाएं उतने बेहतर, उल्टा नहीं होना चाहिए। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।